Hello guys, good evening to everyone. This is Sanya Soni and today I am here to discuss about cell. Okay, in yesterday we discussed about the cell, in which we discuss about what is a cell and what are the types of the cell, what is endoplasmic reticulum, nucleus, cell membrane, Golgi bodies, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. हमने कल ये सब कुछ डिस्क्राइब किया था, इसको समझा था कि सारी चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल पार्ट 2. ठीक है, जिसके अंदर हम बचा हुआ जो हमने कल छोड़ा था पार्ट वो आज स्टडी करेंगे, जिसमें प्लास्टिड आता है, न्यूक्लियस आता है. ठीक है, और सेंट्रियोल्स आता है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या हैं जो आज हम स्टडी करने वाले हैं. हमें आज पढ़ना है सेंट्रियोल्स. ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या होता है. ठीक है, गोल्गी अपरेटस हमने कल पढ़ लिया था. सेल मेम्ब्रेन हमने कल देख लिया था जो आउटर मोस्ट लेयर होती है. न्यूक्लियस आज हमें पढ़ना है कि थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है जो न्यूक्लियस के सराउंड होता है. ठीक है, और लाइजोसोम्स हमने पढ़ लिए थे कि वो खुद में एक सुसाइडल बैग होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया कल हमने देखा था कि वो पावर हाउस होकर खुद से प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. आज हम देखेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन की जाती हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म भी हमने कल देख लिया था कि जो येलो वाला पार्ट है वो सारा साइटोप्लाज्म होता है. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ भी देख लिया था और रफ भी देख लिया था. और सेंट्रियोल्स जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ब्लू पार्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं. ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं. ठीक है, कल हमने थोड़ा सा एनिमल सेल देखा था, प्लांट सेल देखा था कि एनिमल सेल में क्या होता है. एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एनिमल सेल में क्या होता है कि उसमें सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. ठीक है, प्लांट सेल का मेनली जो शेप होता है वो क्यूबिक या रेक्टेंगुलर होता है. एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल में क्या होता है, राउंड होता है और इरेगुलर होता है. जो वैक्यूल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो प्लांट सेल में अलग देखने को मिलते हैं. लाइजोसोम्स एक सुसाइडल बैग होता है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये जो सेंट्रियोल है जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी एनिमल सेल के अंदर देखो सेंट्रियोल्स हैं. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के आसपास मिलते हैं. ठीक, और जैसे कि इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं जो सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स हैं, इसमें भी हमने कल देखा था सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. आज हम देखेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है. जैसे कि आपको दिख रहा है साइटोस्केलेटन क्या होता है, ब्लू कलर के जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये क्या होता है, साइटोस्केलेटन होते हैं. ठीक है, और राइबोसोम देखेंगे आज, राइबोसोम्स क्या होता है. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा डीपली. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने कल छोड़ा था. कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, डबल मेम्ब्रेन होता है और खुद का ही एक क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और खुद में एक पावर हाउस होता है. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स. ठीक है, प्लास्टिड को डिस्कस करने के बारे में करने से पहले एक बार हम इसका थोड़ा सा डायग्राम चेक कर लेते हैं कि डायग्राम में क्या है. जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन से कलर में, ये वाला, ये क्या है, एक प्लास्टिड का डायग्राम है. ठीक है, ये वाला प्लास्टिड में देखो हमें डबल मेम्ब्रेन का डायग्राम दिख रहा है. एक तो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, दूसरा हमें दिख रहा है इनर वाली मेम्ब्रेन, फिर हमें ल्यूमेन दिख रहा है. ल्यूमेन भी हमने कल पढ़ा था कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ग्रैनम, ये ऊपर वाला जो डिस्क दिख रही है इसे ग्रैनम बोलते हैं. ठीक है, अंदर जो ये लिक्विड है खाली इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं. और जो ये लेयर्स होती है डिस्क की, एक के ऊपर एक जो लेयर्स दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलम्स बोलते हैं. ठीक है, और ये हमने देखा कि प्लास्टिसाइड के क्या होते हैं, मेनली हमने यहाँ पे 3 पार्ट दिखाए हुए हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के भी यहाँ पे 3 पार्ट हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. ठीक है, अब हमने डायग्राम में इसको थोड़ा सा एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लिए कि क्या चीज़ होती है. अब हम इसको थोड़ा सा हमारे नोट्स के थ्रू और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए हमारे नोट्स में देखते हैं इसको क्या कुछ हमने लिखा है. देखिए, प्लास्टिड होता क्या है, दे आर डबल मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनल्स ऑफ अ डिफरेंट शेप.
हमने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर होती है, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर इन प्लांट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हमने अभी नीचे देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट 3 पार्ट थे। एक बार हम इसको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर उसको दोबारा से डायग्राम में देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे होती है, ठीक है। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट मेनली क्या होता है? ग्रीन कलर देता है। क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्लोरोफाइल पिगमेंट होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ अमाउंट इसमें कैरोटीन और एंथोफाइल की होती है, ठीक है। एंथोफाइल की होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें प्लेट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? हमने अभी वहाँ पे देखा था हमारे डायग्राम के अंदर कि थाइलॉइड की डिस्क के ऊपर डिस्क रखी हुई है, वो एक तरह की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, जो हमने स्ट्रोमा देखा था। तो जो थाइलॉइड है ना, उसमें क्या होता है? उसमें लाइट रिएक्शन होती है, मतलब उसमें दिन के अंदर रिएक्शन होती है, और रात में जो डार्क रिएक्शन जो करवाता है वो कौन करवाता है? स्ट्रोमा करवाता है, जिसे मेनली क्या बोलते हैं? कैल्शियम साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट, हमने अभी पढ़ा था कि प्लास्टिड का पार्ट है, और ये कौन से कलर के लिए, ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी स्किम्पर ने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी? स्किम्पर ने। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है? कई बार ये पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट मिलता है? क्लोरोफाइल पिगमेंट मिलता है। कौन सा पिगमेंट मिलता है? क्लोरोफाइल पिगमेंट मिलता है, ठीक है। और ये क्लोरोफाइल जो पिगमेंट मिलता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? केवांटू आर प्लेटियर ने। किसने की थी? आर प्लेटियर ने की थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्रोमोप्लास्ट, जो मेनली कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये येलो रेड एंड ऑरेंज सा जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें मेनली कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं? कैरोटीन और एंथोफाइल हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट हमने देख लिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो क्लोरोफाइल है वो लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो फाउंड इन द पीटल्स ऑफ फ्लावर, जो कलरफुल फ्लावर्स की पीटल्स होती है ना, उसमें मिलता है। एंड स्किन ऑफ अ फ्रूट्स, कई बार हमने कई बार क्या बहुत बार देखा है कि जैसे आम की जो अंदर की जो स्किन होती है वो अलग होती है, गवावा की अलग होती है, ठीक है। तो ये पोमेग्रेनेट की अलग होती है। तो ये सारी जो स्किन ऑफ फ्रूट है ना, ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। दे अट्रैक्ट एजेंट फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अ फ्रूट सीड, ठीक है। ये पॉलिनेशन के लिए क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एजेंट्स को। तो क्रोमोप्लास्ट मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दूसरा फ्लावर्स ऑफ अ पीटल्स एंड स्किन, ठीक है, एंड स्किन ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट ग्रीन एंड वाइट कलर कभी भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा कलर शो नहीं करते? जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन और वाइट कलर शो नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीन कौन करता है? क्लोरोफाइल हमने भी ऊपर बताया था। और जो वाइट है वो कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट करेगा, जो थर्ड पार्ट है, ठीक है। प्लास्टिड का थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। ये मेनली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। कलरलेस वाइट, या तो कलरलेस हो गया, इनका वाइट सा कलर होगा, ठीक है। यूजली फाउंड इन अ स्टोरेज ऑर्गन, ये कहाँ पे मिलते हैं? मेनली स्टोरेज ऑर्गन में मिलते हैं। ट्यूबर, फ्रूट्स, राइजोसोम्स, ठीक है। दैट आर मोस्टली नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ठीक है। ये एक्सपोज्ड नहीं होते सनलाइट में। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, जिसे हम अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटीन, एलियोप्लास्ट एंड फैट, इलियोप्लास्ट, ठीक है। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि हमें स्टोर करना है न्यूट्रिएंट्स को, स्टार्च को, और प्रोटीन को, और फैट को, ठीक है। ये इनका मेन फंक्शंस होता है। तो हमने प्लास्टिड के 3 पार्ट देखे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक ऊपर क्या देखा था हमने? क्लोरोफिल वाला, जिसे हमने क्या बोला था? क्लोरोप्लास्ट। एक बार इसका डायग्राम से ये देख लेते हैं। हमने भी पढ़ा कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आउटर इनर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ग्रेनम ऊपर वाला डिस्क बोलते हैं, थाइलॉइड
जो लाइट रिएक्शन करवाता है, स्ट्रोमाटा एक फ्लूइड होता है जो डार्क रिएक्शन करवाता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमेन है जो फ्लूइड एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है, कल हमने इसको स्टडी भी किया था। और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और प्लास्टिड के कितने प्रोप्लास्टिड के हमने कितने पार्ट बताए थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखो ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर क्लोरोफाइल की वजह से जो पिगमेंट आता है, और क्रोमोप्लास्ट जो मेनली या तो रेड होगा या येलो येलो सा कलर शो करेगा, ठीक है। ये हमने अभी सब कुछ डिस्कस किया है, ओके। सो अभी हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमने अभी ऊपर देखा था, सेल स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार दिखा देते हैं हम आपको कहाँ है साइटोप्लाज्म और कहाँ है, ओके। ये देखिए, ये दिख रहे राइबोसोम्स, ठीक है, ये रे राइबोसोम्स। ये किस में कंटेन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स को कंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये एक तरह की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। कौन सी फैक्ट्री है, प्रोटीन, मीन्स ये प्रोटीन को अपने पास रखते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम इसको। और इसकी डिस्कवरी जी पैलेट ने 1953 के अंदर करी थी। राइबोसोम की डिस्कवरी पूछी जाती है किसने करी थी, जी पैलेट ने 1953 के अंदर करी थी। दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन, दे हैव अ नो बाउंड्री मेम्ब्रेन, इनके पास कोई बाउंड्री मेम्ब्रेन नहीं होती, ये RNA और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, उनको बनाना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमने अभी ऊपर देखा था कि उसकी एक फिलामेंट का नेटवर्क होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमने थोड़ा सा वायलेट कलर में देखा था। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना, क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेकंड, मेंटेन शेप ऑफ द सेल, ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन करना, सेल की शेप को मेंटेन करना। और दूसरा, हेल्प इन अ सेल मूवमेंट, जो सेल मूवमेंट करता है अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स को बाहर अंदर करता है, उस मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और कैसे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कैसे सारे फंक्शंस को मेंटेन करना है, वो सब कुछ कौन देखता है, साइटोस्केलेटन देखता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल हमने अभी ऊपर देखा था कि वो किससे, जैसे कि हमें अभी डायग्राम में दिखा देते हैं सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल हमने अभी ऊपर देखा था, जस्ट वेट, हाँ जी, देखिए ये है एक तरह के सेंट्रियोल, जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स है जो टी लाइक शेप में दिख रहे हैं। और ये किसके अंदर मिलते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। राइबोसोम हमने अभी देखा कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। और दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं सेंट्रियोल्स, हमने वहाँ देखा था वो टी तरह की शेप थी, वो भी किसके अंदर, एक साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सेंट्रियोल्स क्या होता है कि अ सेंट्रोसोम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ अ सेंट्रियोल एट अ राइट एंगल टू ईच अदर सराउंड बाय एन अमरफस प्रीसेंट्रियोलर साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर और किनोप्लाज्म। वो टी तरह का शेप होता है, राइट एंगल में कहाँ मिलता है हमें, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। अभी देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमने पहले स्टडी किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर करी थी। डिस्क्राइब दैट द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल, की जो न्यूक्लियस है वो एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। और न्यूक्लियस के अराउंड जो बिल्कुल जाल तरह का एक शेप होता है, मैजिक की तरह एक जाल की तरह एक शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। इसको आगे स्टडी करने से पहले हम इसको एक बार इसका डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इसके डायग्राम से देखते हैं। पहले देखिए, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये पूरा न्यूक्लियस का पार्ट है, इसमें जो ये अंदर की तरफ है इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं,
क्रोमैटिन। और जो बाहर, ये एक तो होता है बाहर वाली लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर न्यूक्लियर एनवलप। और इसके अंदर जो ये बिल्कुल लाइट पिंक सी कलर दिख रही है, ये न्यूक्लियर लैमिना है। और जो ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये अलग करता है इस लैमिना को और बाहर वाले न्यूक्लियर पार्ट को, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट है सारा न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर, ये से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो इसके सराउंड होता है, न्यूक्लियस के सराउंड, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और इसमें क्या कंटेन होते हैं, राइबोसोम्स कंटेन होते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स हैं। अभी हम इस सब को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अपने नोट्स की हेल्प से। चलिए देखते हैं क्या होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस हम डिफाइन कर चुके हैं कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। और एज इंटरस्पेस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमैटिन देखा था जो जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जो उसके सराउंड होता है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम पहले देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ईच यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैज़, यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री, हमने अभी देखी थी, एक तो लाइट पिंक है और एक बिल्कुल डार्क पिंक सी मर्चेंटा कलर में जो बाउंड्रीज हैं, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है। किसके बिटवीन दैम इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बैरियर, किसके बीच में बैरियर फॉर्म करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या करती है, बैरियर को कंटेन करती है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज मोर ऑफन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, वो न्यूक्लियस के सराउंड होता है और राइबोसोम्स कंटेन करता है और रेगुलर शेप में होता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो इरेगुलर शेप में होता है थोड़ा सा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज इरप्टेड एट सेवरल प्लेसेस बाय मिनट न्यूक्लियोपोर्स, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक आरएनए, प्रोटीन्स और बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोपोर्स हैं वो आरएनए और प्रोटीन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमने देखा था इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है, इसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो क्या कंटेन करता है, क्रोमैटिन कंटेन करता है। क्रोमैटिन मतलब जाल लाइक स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है, वहीं पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोई मीन्स न्यूक्लियोस, जो बीच का हिस्सा होता है बिल्कुल सेंटर में। दीज न्यूक्लियोई आर द साइट्स ऑफ एक्टिव सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, ठीक है, एंड दे मेक द राइबोसोम्स। वो क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। क्रोमैटिक नेटवर्क हमने देखा था कि जो जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। और क्रोमैटिन नेटवर्क कंटेन्स डीएनए, सम बेसिस प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। जो क्रोमैटिन होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है, कुछ प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को भी, और आरएनए को क्या करता है, कंटेन करता है। When the cell start division, the chromatin condense into individual rod-like structure called chromosomes, ठीक है। जब जैसे जैसे सेल स्टार्ट होता है, डिवीजन होता है, जो क्रोमैटिन है वो इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, सॉरी, और रोड लाइक स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स में जाने से पहले हम एक बार न्यूक्लियस को थोड़ा सा एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि हमने क्या क्या चीज़ अभी स्टडी करी है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस पोर्स हैं और न्यूक्लियस एनवलप है, न्यूक्लियर लैमिना जो इन दोनों के बीच में, ये पूरे वाला न्यूक्लियस जो हमने पढ़ा था ये क्रोमैटिन है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है यहीं पे, और ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, कौन सी है, स्मूथ वाली, कौन सी है, स्मूथ वाली, ठीक है, सॉरी, स्मूथ वाली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को भी समझने से पहले एक बार क्रोमोसोम्स का डायग्राम देख लेते हैं कि जब क्रोमैटिन आपस में टूटता है तो वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जो रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में कौन से पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा पार्ट है, ये टेलोमर, ठीक है। और ये वाला जो है इसे शॉर्ट आर्म बोलते हैं, दिस इज सेंट्रोमर। सेंट्रोमर बिल्कुल जहाँ पे पॉइंट मीट करता है, ये है लॉन्गर आर्म,
और ये है सिस्टर क्रोमेटिड, और ये पूरा क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स में पी और क्यू 2 आर्म्स होते हैं, वो अब हम देखते हैं किसकी हेल्प से, हमारे नोट्स के थ्रू। ठीक है, उसको और डिफाइन करते हैं। चलिए, क्रोमोसोम्स आर मेनली 4 टाइप्स, टेलियोसेंट्रिक, एरोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, ये दे रखा है। इसमें ये सेंट्रोमर वाला जो बिल्कुल जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं उसे सेंट्रोमर बोलते हैं। ये क्यू आर्म है जो थोड़ा लॉन्ग होता है, ये पी आर्म है जो थोड़ा शॉर्ट होता है, और हम इसे किंटोर बोलते हैं। ठीक है, टेलोसेंट्रिक में क्या नहीं होते, ये ह्यूमन में नहीं होता, टेलोसेंट्रिक ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता। एरोसेंट्रिक के अंदर जो पी आर्म होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन टेलोसेंट्रिक में क्या नहीं होता, पी आर्म होता ही नहीं है। सब मेटासेंट्रिक में इसमें थोड़ा सा बड़ा पी आर्म होता है, और मेटासेंट्रिक के अंदर उसमें उससे भी बड़ा बट क्यू से छोटा पी आर्म देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जो इसकी डिस्कवरी है क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी, क्रोमोसोम्स की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, कैरोटाइपिंग। क्या बोलते हैं, कैरोटाइपिंग। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, कैरोटाइपिंग। और क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई किया था के नागेल ने आइडियोप्लाज्म के नाम से, लेकिन ये जो वर्ड है क्रोमोसोम्स ये वेल्डियर ने दिया था। और क्रोमेटिन जो जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। और जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी लोकेशन मेनली कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। इनकी लोकेशन न्यूक्लियस में मिलेंगी। और ये क्या क्या रखते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो पॉजिटिव होता है, और डीएनए मेनली नेगेटिव में मिलता है। क्रोमोसोम्स एक तरह की कलर्ड बॉडी होती है और ये पेयर्स में मिलते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। और ये कौन सी यूनिट होती है, एक हेरिडिटरी यूनिट होती है। क्रोमेटिन हमने अभी ऊपर देखा था कि वो धागे की तरह एक मैजिक जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप, साइज, हाइट, ये सब डिसाइड कौन करता है, क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। क्रोमोसोम्स में हमने देखा अभी कितने पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 23 पेयर होते हैं। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 22 पेयर के अंदर मिलते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्ड होता है। 1 पेयर विच डिसाइड सेक्स, ये सेक्स डिसाइड करता है। जैसे कि अगर किसी के पास एक्स आ जाता है तो वो गर्ल बेबी होता है, अगर XY आ जाए तो वो बॉय बेबी बोर्न होता है। ये क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सेक्स होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद सेल डिवीज़न इसी में होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। सेल डिवीज़न में 2 होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, जैसे 46 हैं तो सारे जो डिवीज़न होगी सेल की वो 46 में होगी, मतलब सारे बिल्कुल सेम नंबर में टूटेंगे। जैसे 46 की डिवीज़न हुई 46 के अंदर, फिर इस 46 की भी 46 के अंदर होगी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 46 है तो 23 में डिवाइड हो जाएंगे, आगे 23 हैं वो खुद हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, मियोसिस और मेटोसिस को क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। ये है मीटोसिस। मीटोसिस में क्या लिखा है, मीटोसिस अ प्रोसेस और अ सेल डुप्लीकेशन। क्या होता है, सेल डुप्लीकेशन होता है, और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच वन सेल गिव्स राइज टू द जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। Strictly applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes। कि डुप्लीकेट उस चीज़ का बनता है, जैसे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था 46 क्रोमोसोम है वो 46 में चले गए, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, फिर ये भी 2 में डिवाइड हो गए, ये 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 में आगे डिवाइड हो गए। तो ऐसे करके उसको डुप्लीकेशन नंबर में तोड़ा हुआ, जैसे 46 में तोड़ा था। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, की हाफ में तोड़ते हैं, ये सेल को डिवाइड को करते हैं हाफ के अंदर, क्रिएटिंग 4 हैप्लोइड सेल्स ईच जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल दे गिव राइज टू देम। जैसे यहाँ पे 4 है, इसने इसको कैसे ज्वाइन कर दिया,
4 को 2 में अलग अलग कर दिया, जैसे वो 46 था तो 46 को 23 में उसको तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे ये 4 दिख रहे हैं, इसको डबल बना दिया, फिर इसको 2 में तोड़ दिया, इसको 2 में तोड़ दिया, इन चारों को, फिर ये यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, इसको भी हाफ हाफ में करके तोड़ दिया। ये होता है मियोसिस और मिटोसिस, ठीक है, मियोसिस और मिटोसिस। चलिए आगे देखते हैं अब हम माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। माइक्रोबॉडीज़ कौन सी होती हैं? माइक्रोबॉडीज़ कौन सी होंगी? माइक्रोबॉडीज़ दीज आर स्फेरिकल और ओवल वेसिकल्स विद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री। इसमें कौन सी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, या स्फेरिकल और ओवल वेसिकल्स की शेप में होती हैं। दे अकर बोथ इन प्लांट एनिमल सेल एंड कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज में होती हैं। एंड पेरियोसोम्स, ग्लाइजोसोम्स, स्फेरोसोम्स, ऑल माइक्रोबॉडी, ये सारी माइक्रोबॉडीज होती हैं। इनकी जो मेनली शेप होती है स्फेरिकल और ओवल होती है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी के साथ होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में अक्कर होती है। कंटेन वेरियस एंजाइम, और काफ़ी एंजाइम को ये कंटेन करती हैं, ठीक है। सो आज हमने देखा, हमारा जो कल का बचा हुआ टॉपिक था उसको हमने देखा कि प्लास्टिड क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसके क्रोमोसोम्स में जो सेल डिवाइड होते हैं, मियोसिस, मिटोसिस, वो क्या होता है, माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आज डिस्कस किया, डिफाइन किया, अच्छे से समझने की कोशिश की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेंट्रियोल क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, राइबोसोम्स और प्लास्टिड, इसके पार्ट्स, ये सब कुछ हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया। आज और कल वाली वीडियो में हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह देखा था, वैक्यूल्स देखे थे, और गोल्गी बॉडीज अपरेटस चेक किया था, लाइजोसोम्स देखे थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखा था, और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल, प्लांट सेल, ये सबको हमने कल डिस्कस किया था। सो ये आज ये जो सेल वाला टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट होता है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया ह्यूमन सेल के बारे में, तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ओके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon for more update and videos. So keep supporting. Thank you so much.